सत श्री अकाल जी, मैं हरजिंदर सिद्धू टिकरी बॉर्डर तो मुखातिब हाँ तुहाडे नाल। इस वक्त असीं बैठे हाँ पकौड़ा चौंक दे विच। पकौड़ा चौंक दे कॉर्नर ते मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी एक संस्था है यूके तो उसने इत्थे किसान मॉल बनाया। लोहड़ी दीयां वस्तां सारियां इत्थे मिलदियां ने किसान भरावां नूं। इस मॉल दे विच सानूं एक भरा मिले सतीश कुमार, जो कि बिहार तो बिलोंग करते हैं, किसान परिवार नाल जुड़े हुए ने, पर वो ਇੱਥੇ लंबे समय तो पंजाब दे विच रह रहे ने। भावें वो इधर कोई चलो अपना प्राइवेट काम करते हैं कुछ भी, पर वो पंजाब दे भी वसनीक बने हुए ने। तो इत्थे वो किसानी संघर्ष दे विच इस मॉल दे विच अपनियां सेवावां दे रहे ने, सेवा कर रहे हैं लंगर दे विच। बीते दिन साडी मुलाकात हुई सी, मेरी इच्छा सी आपां इन्हां नाल बिहार दे खेतीबाड़ी सिस्टम बारे आपां गलबात करिए। बहुत सारियां गल्लां सानूं पता लगियां जिहड़ियां कि अपने पंजाब दे विच हरियाणा दे विच नहीं हन, पर बिहार दे विच हैगियां ने। बिहार दे विच MSP का सिस्टम अलग तो आ, पंजाब च अलग तो आ। सो सारियां गल्लां बातां ते आपां चर्चा करांगे। सतीश साडे नाल आ, जाणांगे कित्थों आ और किस तरह जिहड़ा हैगा उहदा इत्थे राबता बणिया। सतीश सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी। सब तो पहलां तां सानूं इह दस्सो बिहार तो तुसीं किहड़े शहर तो और परिवार सारा की करदा, तुसीं की करदे हो? भाजी आपां बिहार तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट तो हैं। तो साडे मान लो परिवार जिन्ने भी है बिहार तो है, ठीक है। जे आप गल करिए तो आप 25 साल तो पंजाब आए हैं, ठीक है। तो मैं अपने मान लो परिवार वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आया था, तो पूरा मान लो ये नहीं पता था कि हमको पंजाब में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए थे तो उस समय हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक ठिकाना तो हमें ज़िंदगी बिताने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तो उस ठिकाने के लिए हम बस जब आए थे यहाँ घूमने के लिए तो हम पक्का कर लिए कि भाई यहीं पे रहना है। और उसके बाद जब रहना शुरू किए तो हमें 15-20 महीने तक ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कहाँ पे हम आ गए और क्या कर रहे हैं। वहाँ मेरा पूरा परिवार है, फैमिली, हम 6 भाई हैं, हमारे माता पिता थे। और हमारे जो पिताजी हैं वो 2008 में स्वर्गवास कर गए। तो पिछली बात को याद करके मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। जैसे कि जब मैं आया था 1995 में, 95-94 में मैं आया था, तो उस समय से मैं अब तक हूँ। तो जब हमारी पढ़ाई लिखाई का सिस्टम भी सारा बिगड़ गया। पढ़ाई लिखाई का सिस्टम ऐसे था, जब हम 9वीं क्लास में थे तो हम क्लास छोड़ के घूमने के लिए अपना अमृतसर आ गए थे गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। गोल्डन टेम्पल देखने के लिए जब आए तो यहाँ का माहौल और जो कल्चर, यहाँ का सभ्यता हमें अच्छा लगा। और हम इस चीज़ से ना बड़ा मान लो प्रभावित हुए कि यार नहीं, जो एरिया है और जो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है इंसानियत है, ठीक है। तो इंसानियत के नाते मान लो हर बंदा हर जगह से कहीं भी सेटल होता है ना, तो कोई एक पॉइंट पकड़ता है। अगर कोई गलत रास्ते पे है तो कोई गलत रास्ता पकड़ता है। हमको अच्छा लगा यहाँ पे, हम यहाँ पे आए और सोच लिए कि यार ज़िंदगी अब यहीं पे बिताना है हमें, ठीक है। तो रहते रह लिए, तो हमें ऐसा कोई फील नहीं हुआ। बाद में मान लो परिवार आना जाना फिर बना रहा। हम भी आते थे यहाँ पे, जब आते थे तो कुछ परिवार को लेके आते थे, घुमाते थे गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर, इधर वैष्णो देवी, कटरा, चिंतपूर्णी माता। तो लोग मान लो अच्छे, लोगों को अच्छा लगने लगा कि नहीं भाई अच्छे माहौल में है। तो कुछ बंदे हमारे साथ जुड़ गए और लोग यहीं पे काम करने लग गए हमारे साथ। तो काम करते करते अब मान लो अच्छा लगा, तो भाई माहौल तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। वहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा मान लो देखो, हम बदनामी नहीं किसी का करना चाहेंगे। थोड़ा सा ना एक ना जैसे मान लो अगर सोचा जाए तो मन में, लोगों के मन में अगर कोई कमा के आया है ना, तो उसको खोने की इच्छा जागती है, उसको लूटने पाटने की। लेकिन ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर वो कमा के लाया है तो हम कमाने का, हाँ, तो वो तो कल्चर अब हौली हौली समाप्त हो गया।
अब आ गया है कि भाई अगर वो कमा रहा तो हम भी कमाएं। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं और ऐसा हो रहा है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ शादी वगैरह ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? सर हमारी शादी तो वैसे बिहार में हुई है, ठीक है। हम 2004 में हमारी शादी हुई थी और 4 में जब हमारी शादी हुई थी, शादी के 15 दिन बाद हम फैमिली को यहाँ पे सेटल कर लिए थे। और फैमिली सेटल करने के बाद हुआ क्या कि भाई मान लो रहना है यहीं, सब कुछ करना है, तो कुछ दिन किराए पे रहे। उसके बाद ऊपर वाले की मेहर हुई तो हमारे पास मकान भी हुआ, सब कुछ हुआ। नहीं, जलंधर रह रहे हैं। तो जलंधर में फिर एक मकान ख़रीदे, वहाँ पे हम अपना रहन बसेरा शुरू किए। उसके बाद हौली हौली भाई आया, फिर भाई को भी सेटल किए। भाई को सेटल करने के बाद हमारे पिताजी 2004 में शादी हुई, 8 में मान लो हमारे पिताजी की देहांत हो गई। उसके बाद मैं भाई में सबसे बड़ा भाई मैं हूँ और सबका देख रेख का जिम्मा मेरे पास आ गया। अच्छा सतीश, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕੀ खेती ਨਾਲ जुड़े हुए सन ਜਾਂ कोई ਹੋਰ काम करते सन? हाँ, वो हमारे जो पिताजी हैं कुछ तो व्यापार करते हैं, यानी कि कोई बिजनेस, हाँ कोई छोटा मोटा दुकानदारी हो गया, बिजनेस हो गया। कुछ लोग ये करते हैं, कुछ हमारे पास ज़मीनें भी हैं लेकिन हम खुद नहीं कर पाते हैं। वो हम पट्टे पे यानी कि ठेके पे दे देते हैं। तो वो उपजाते हैं, जो उनसे होता है वो करते हैं। यानी कि यहाँ का पट्टा का रेट काफ़ी है। यहाँ पे तीन फसल या 4 फसल भी हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है, एक फसल होगा, दूसरा पे भरोसा रखना पड़ता है। एक फसल तो हो जाती है, दूसरे पे फिर भी ध्यान रखना पड़ता है होगा कि नहीं होगा, डूब जाएगा या फिर आएगा। की कारण है भी भरोसा? कारण ये है कि जैसे मान लो, अगर मान लो हमारे पास खेती की बात करें तो दलहन और गेहूँ, जिस समय हमारी दलहन शुरू होती है उसी समय दाल की खेती, उसी समय गेहूं का भी सिस्टम चलता है। तो उस समय होता क्या है, अगर लोग जिनको चाहिए, कोई चना लगा दे, कोई मूंग मसर लगा दे, या फिर कोई मटर लगा दे, या फिर गेहूं लगा दे, कोई एक फसल लगा सकता है। तो उस समय क्या होता है कि कोई एक फसल चुनेगा, रबी का जो फसल होता है कोई एक फसल चुनेगा। तो उसके एक फसल के बाद जब मान लो मार्च अप्रैल का महीना शुरू, मार्च अभी तो चलो दलहन लगा हुआ है या फिर कनक लगी हुई है, इसके बाद 3 महीने 4 महीने कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर वाले के ऊपर है, बारिश के ऊपर है। वहाँ पे क्या है, अगर पानी की सुविधा हो तो जैसे चूना हम लगाते हैं यहाँ बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में लगता है, वो चूना वहाँ नहीं हो पाता है। तो अगर बात करें तो फिर 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है फसल लगाने के लिए। फिर चूने का सीज़न आता है। चूने का जब सीज़न आता है तो वो भी ऊपर के वाले के ऊपर, ना ही वहाँ पे बिजली का व्यवस्था है, ना ही कोई पानी का सिस्टम है। पता नहीं सरकार करेगी या नहीं करेगी। अगर वहाँ जितने लोगों के पास चाहे 5 बीघे ज़मीन है, चाहे 2 बीघे या चाहे 50 बीघे ज़मीन है, सबका यही सिस्टम है। अगर सरकार वहाँ पे चाहे तो उतनी दूर से यहाँ पे किसान जो मज़दूर आता है, लेबर करने आता है, वो नहीं आएगा। वो इसलिए जब वहाँ पे साल के 12 महीने अगर खेती में लग जाए तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे होता क्या है, 3 महीने खेती है, 3 महीने लोगों को काम नहीं करना पड़ता। वैसे 2 महीने रेगुलर हो जाता, उसके बाद यानी बिजाई और कटाई के समय ये 2 महीने बीच का जब लोग बिजाई कर देता है तो उनके परिवार वहाँ पे कटाई का काम करते हैं, या फिर कोई लेबर लेके उनसे कटवा लेते हैं, उनकी कटाई का काम हो जाता है। तो होता क्या है, जब लोग सोचता है कि यार 3 महीने फिर 6 महीने बेला रहना है, तो लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कोई केरल, कोई महाराष्ट्र, कोई मान लो किसी भी स्टेट में जहाँ पे देखता कि रोज़गार चल रहा है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं।
तो वैसे हम तो खेती काम करते नहीं थे, हमारे माता पिता और सेलर, हमारे पास सेलर था, हमारे पिताजी सेलर चलाते थे। तो वो लोग, हम गुप्ता परिवार से हैं, बानिया परिवार से, तो वो लोग हमको कहते थे कि आज तक, हमारी दादी माँ कहती थी कि हमारे परिवार से कोई बाहर नहीं कमाने के लिए गया, तू पहला बेटा है जो बाहर तो गया है। उनको ये बात अच्छी लगी जो बुरी लगी भी बाहर क्यों गई? हाँ, उनको बहुत अच्छी लगी थी। उनको ये लगा था कि नहीं, वाकई मेरा बेटा बाहर गया है, अगर बानिया का बेटा बाहर गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा। आज ऊपर वाले की मेहर से हम घर में यहाँ पे अच्छे सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं और हमारे बच्चे यहीं पढ़ लिख रहे हैं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ 1900 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕੀ ਹੈ ਨਾ, 1870 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ठीक है ना। तो उत्थे की सिस्टम है अगर तुसी बेचना है? MSP तो है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या है वहाँ का जो किसान है, अब जैसे अब हमारे पास कुछ खेत हैं, 2-4 बीघे खेत हैं, तो उनको मान लो कोई परिवार कर रहा है खेती, उनको मैं दे दिया हूँ, वो करते हैं, साल का वो 5,000 रुपये देते हैं। कहाँ देखो यहाँ पे क्या रेट है, साल का 70,000 तक भी चला जाता है। 70,000, और हमें मिलता है 5,000 रुपये। अब 70,000 और 5,000 में फ़र्क देख लो कितना है। यहाँ पे 70,000 अगर ठेके पे दें तो 70,000 है, वहाँ हम देते हैं तो 5,000 रुपये रेट है। तो इसका तो कुछ न कुछ तो कारण है। किसान भी तो मान लो अपने घर से तो, अपने जेब से तो नहीं देंगे हमें, ठीक है ना। तो उनका किसान भी मान लो चिंतित हैं कि अगर सुविधा हमारे पास हो तो सब कुछ पंजाब के जैसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, यानी कि सरकार का कोई सहयोग नहीं है। जहाँ तक हमारे मन में आता है, अगर सरकार सहयोग करे तो हर 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, ठीक है, कम से कम 2 एकड़ वाले को सुविधा ये देनी चाहिए कि उनके मान लो खेतों में एक पंप लगा दें और उनको बिजली की सुविधा कर दें। साढ़े पंजाब च मोटरां लगियां हुई हैं, बिजली मुफ्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिजली मुफ्त है। अब हमारे परिवार जो हैं वो क्या करेंगे, पंपिंग सेट है, पंपिंग सेट है। अगर सब्जी की खेती वो करते हैं ना तो पंपिंग, अब गर्मी के दिनों में कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या है, पंपिंग सेट अपना खुद धरती से कर लेते हैं और वो डीजल के साथ उनको चलाते हैं। तो अगर डीजल के साथ चलाते हैं तो उतना रिकवरी नहीं हो पाता है। अगर उतना रिकवरी नहीं होगा तो कहाँ से, डीजल आप देख रहे हो, हम जब 1995 में घर पे थे, हमारे पास सेलर था, चूना से चावल निकालने वाला, ठीक, और आटा चक्की था। उस समय हम खुद अपने हाथों से 6.5-7 रुपये प्रति लीटर खरीद के लाते थे। आज वो रेट हो चुका है 87, हाँ 76 रुपये, 80 रुपये यहाँ पे हो चुका है। 80 रुपये कहाँ, 6.5-7 रुपये खरीदते थे, हम अपने हाथों से खरीदते थे। और वो समय याद करते ना भी तो दुनिया हम सोचते पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। सोचते हैं भी अच्छे दिन तब थे जब तब थे अच्छे दिन। उस समय ऐसा लगता था, कोई भी काम करने के लिए जाते थे ना, थोड़ा सा रुतबा रहता कि नहीं भाई कुछ करने जा रहे हैं। आज अगर करने के लिए हम कुछ सोचते हैं, वहाँ पे मन में एक भावना सा हो जाता है कि यार तब हम खरीदते थे 7 रुपये लीटर डीजल, आज 80 रुपये खरीदते हैं, तो किसान कैसे खुश होगा।
इसका विचार करना है हमें। मैं गल कर रहा सीगा मंडी दी है ना, जिवें तुसीं कहा भी व्यापारी खरीद लेंदे ने है ना, अगे फिर वो तुहाडे मंडी बोर्ड तो है नहीं, फिर कौन खरीददा है? कोई प्राइवेट मंडियां ने या किस तरह की सिस्टम है तुहाडे? मंडी बोर्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन जिनकी पहुंच है उनको ये सुविधा मिल रहा है। एमएसपी का सुविधा जो है उन्हीं को मिल रहा है जिनकी पहुंच है। अगर हाँ सरकार द्वारा चाहे या फिर कोई नेता लीडर द्वारा, सीधी सी बात ये है, जिनके नेता लीडर मान लो परिवार में कोई उस तक वहाँ तक का पहुँच है तो उनका सरकारी रेट पे एमएसपी रेट पे बिक जाएगा माल। छोटे किसान को नहीं। अब जैसे देखा जाए तो हमारे ही पास है, हमारे फूफा जी खेती कर रहे हैं, उनको मैं दिया हुआ हूँ, ठीक है। हम किसी और को ने अपने परिवार में ही हाँ हिस्सेदारी में दे दिए हैं। अब वो भी अगर मान लो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके पास 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघे की खेती है, ठीक है। अगर इनके पास 10-15 बीघे की खेती है तो ये भी नहीं पहुंच पाते हैं। और जिनके पास सोर्स है, जिनके पास 2 एकड़ 2 बीघे 3 बीघे भी है, जिनका सोर्स है वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे मंडी पे बेचने के लिए। उनको क्या वहाँ पे अब कहते हैं कि रसीद दिखाओ, हमें रसीद दिखाओ खेत की, कि आपकी खेत है या फिर आप वाकई डुप्लीकेशन कर रहे हो। अगर वो रसीद मांगते तो रसीद तो उनके पास है नहीं, रसीद तो हमारे पास है, हमारे नाम से। क्या हम जाएंगे वहाँ पे बेचने के लिए? नहीं जा सकते ना। तो ये कहानी है, लोग इधर उधर हो जाता है, रसीदें उनके पास है नहीं तो कहाँ से वो दे पाएंगे एमएसपी रेट पे। तो लोगों को मजबूरन है कि जो व्यापारी आता है गाँव में देहात में खरीदने के लिए, उनको देना पड़ता। आज का रेट, अगर हम आज की रेट की बात करें तो आज का 1400 रुपये कनक का चूने का रेट है। कनक की रेट करें तो 1700 रुपये है। और अगर हम दलहन की बात करें, मूंग मसूर की बात करें तो मसूर जो है हमारे यहाँ अभी वो 55 रुपये किलो है। और अगर मटर की बात करें तो वो 32 रुपये 33 रुपये, ठीक है। अगर हम मान लो क्या बोलते हैं चने की बात करें तो चना का रेट हमारे पास अभी 4500 रुपये है। जो व्यापारी आता है खरीदने उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो किसान भी क्या करे, वो वहाँ पे दे नहीं पाते, आगे जाके महंगा बेचता होगा। हाँ, उनको व्यापारी भी, उनके पास कौन सा रसीद है? व्यापारी के पास भी क्या रसीद है? उनको तो मान लो हाँ किसान लोगों से खरीदा, गांव में जाके घूम के खरीदा, उसको 1-2 रुपये एक्स्ट्रा करके वो बेच लेते हैं शहर में, हाँ बड़े व्यापारी को। अब बड़े व्यापारी क्या करता है वो हमें नहीं पता। जमाखोरी तो करते होंगे, ये हमें नहीं पता इसके बारे में। जैसे हमने देखा है, चलो आप नहीं है ना, हम जानते हैं प्याज महंगे हो जाते हैं, इस बार आलू महंगे हो गए थे और बहुत कुछ है ना। तो बड़े व्यापारी तो क्या करते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, उसके बाद जब किल्लत पड़ जाती है तब फिर महंगा करके निकालते हैं। काफ़ी परेशानी जब हो जाती है। अब जैसे हम बात करें, हमारे यहाँ खेती प्याज की भी होती है, ठीक है। तो सारा प्याज नासिक से आता है, ठीक है। तो हमारे जो किसान भाई हैं हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खेती करते हैं, कुछ लोगों को मैं खेती करते देखा हूँ। जब मैं जाता हूँ गांव तो दिखाते हैं कि नहीं भाई, अब मान लो वहाँ पे क्या है, जो व्यापारी हैं बड़े बड़े वो नासिक, मान लो किसान तो हैं लेकिन व्यापारी तो हर जगह हर स्टेट में बैठा हुआ है जमाखोरी करने के लिए। तो हम किसका नाम लूँ ये तो कह नहीं सकता, लेकिन जमाखोरी यहाँ पे हो जाती है और किल्लत मान लो लोगों को, आम लोगों में आ जाती है। अच्छा, जैसे ये हैं काले कानून आए हैं, पहले दिन से बड़ा रौला पड़ रहा है काले कानूनों का, है ना। तो काले कानूनों की जो अवेयरनेस है, जानकारी है, आपके बिहार में कितनी है? आप तो बातचीत होती रहती होंगी अपने दोस्तों मित्रों भाइयों से, है ना। तो वहाँ कितनी जानकारी है, कितने अवेयर हैं वो इनके बारे में? वैसे अगर देखा जाए ना तो छोटे किसान को बिल्कुल नहीं इस बात का पता है। छोटे किसान को इस बात का, हम गांव में भी बात किए थे अपने फूफा जी से, उनको मैं बोला था कि आप वहाँ से अगर मान लो किसी भी तरह का
यहाँ से मान लो कहता है कि भाई आप लोग यहाँ पे आओ, आंदोलन में शामिल हो, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए। सीधी सी बात ये है, वो कहते हैं हमारे यहाँ का अगर बड़े किसान हमारे साथ होते हैं फिर मैं चलूँगा। अच्छा, हाँ, मतलब बड़े किसानों का प्रभाव इतना है। हाँ, प्रभाव इतना है। हम उनको बोले कि आप आओ, यहाँ पे आपका वेलकम है, 100, 50, 500, 2000 आओ, हम आप लोगों को खाना मुहैया कराएंगे, मान लो रहने की व्यवस्था देंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये एक किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में हर किसान को जुड़ना ज़रूरी है। तो उन्होंने यही सुझाव हमको दिया कि देखिए, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर राज्य का, हर स्टेट का अलग अलग, जैसे यहाँ पे जत्थेबंदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ की जत्थेबंदियाँ जो कह रही है वो किसान सुन रहे हैं ना। अब उन लोगों का वास्तविक कहना सही है, एक हमारे कहने से नहीं हुआ। हम यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, फिर क्या हुआ, मेरे कहने से नहीं, लेकिन वहाँ का लोग अगर साथ दे के आए, खड़े हों तब तो। अच्छा, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बड़े किसान से ऐसा कोई किसी को पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, वो ऐसा हम भावना नहीं रखते हैं। जिनके पास चाहे 1 बीघे की या 5 बीघे की या 50 बीघे की या 100 बीघे की खेती हो, वो परिवार अपने अपने जगह पे सब संतुष्ट है, किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर हमारे पास 5 बीघे की खेती है तो हम 5 बीघे में हम अपना परिवार, कपड़ा लत्ता जो भी है, खाना पीना, उसी में हमको खिलाना है। अगर घटी तो यही मजदूरी का काम, बाहर जाओ, हर राज्य में जाओ, जहाँ पे हमें कि अब आपको बताए थे कि भाई 6 महीने हमारे यहाँ काम है खेती का, बाकी 6 महीने लोग इधर उधर रहते हैं। यही एक सबसे निगेटिव पॉइंट है। अगर आज भी हमारे यहाँ बिजली और पानी की सुविधा हो जाए खेतों में, तो हमारे यहाँ का मजदूर और किसान बाहर नहीं आएगा। अच्छा, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? अगर मान लो इस काले कानून की बात करें तो जहाँ तक पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस लेवल में, इस लेवल में और कोई किसान नहीं है। अगर इनको काले कानून को देखना है तो यही परिवार देख सकता, बाकी और किसी राज्य का परिवार नहीं देख सकता। इसके बाद तो मान लो अगर 2 राज्य की है तो बाकी राज्य, छत्तीसगढ़ से भी आया, हर राज्य से, बिहार से भी आया, मान लो झारखंड से भी आया, हर जगह से आया, लेकिन उनका बोलबाला यहाँ पे है ही नहीं। हम देख रहे हैं, माहौल में स्पीच दे रहे हैं। हम बिहार से हैं, बिहार का लोग स्पीच दे रहा है, लेकिन हम वहाँ पे मान लो हम यहाँ पे सेवा निभा रहे हैं, क्या करूँ वहाँ पे मिलने नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पे एक जिम्मेवारी भी देखनी है। मतलब ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, बात यही है कि इनके लेवल का कोई बंदा है नहीं जी। जो किसान है, आया भी है, तो अगर आया भी है तो उस तरह का स्पीच वो नहीं दे रहे हैं जो स्पीच पंजाब और हरियाणा का दे रहे हैं जी। अच्छा, अगर खेती कानून लागू होंदे ने, सारी देश की खेती कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो जो प्राइवेट हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आप भी मेरे साथ हो जाओगे। अभी तो हम मान लो पंजाब हरियाणा और दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जैसे हम कमाने के लिए आ गए थे, वैसे आप भी कमाने के लिए दिल्ली चले जाओगे, बम्बई चले जाओगे, कोलकाता चले जाओगे, महाराष्ट्र चले जाओगे, जहाँ जो बड़ा शहर है वहाँ आप भी चले जाओगे। सीधी सी बात ये है, आपके पास ना बिजली रहेगा ना पानी रहेगा तो आप भी तो 6 महीने बैठोगे। यहाँ पे कौन सा मान लो हर टाइम ऊपर वाले की मेहर है। यहाँ पे तो पंजाब में तो हम ये देख रहे हैं, हरियाणा में ये देख रहे हैं कि ना ही उतना बारिश है ना ही उतना कोई, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि एक बार बारिश होए तो उसी समय समाप्त। हमारे यहाँ तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो बारिश होती है, अगर 3 महीने बारिश अगर हो तो वो खड़ा रहता है पानी, तभी तो चूना हो पा रहा है। मतलब कि ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? पानी खड़ा रहता है, तभी तो अगर मान लो बाढ़ आ जाए, ज़्यादा पानी हो जाए तो पूरे इलाके में भर जाता है। जी, अगर पानी भर जाए तो भी काम खराब होता है, पानी का निकास है नहीं, क्या करोगे? सारी फसल बर्बाद। फिर वहाँ पे क्या होता है भाई, 1 बीघे में 5,000 2,000 3,000 सरकार मान लो एक सेवा निभा रही है कि आपका फसल बर्बाद हुआ तो हम आपको ये मुआवजा दे रहे हैं। तो उस मुआवजे का क्या, जो कि अगर हम बीज खरीदे हैं तो उतना भी बीज नहीं आ पाएगा जो आप हमें दे रहे हो। मेहनत तो बेकार गई है। मतलब कि मुआवजा उतना हुंदा नहीं जितना थोड़ा नुकसान हो गया। मेहनत तो वो बेकार गई है गई। अब जुताई करना है, बीज बोना है, आप क्या थोड़ा उसमें खर्चा मान रहे? बहुत मेहनत होती है। जुताई और बिजाई, कटाई वेले क्या है, कटाई करना। अगर वो फसल नुकसान हुआ तो कितना बड़ा नुकसान है। इतने मान लो अगर हम बात करें, नेपाल से पानी आ जाता है, आसाम से पानी आसाम की तरफ से आ जाता है, ये मान लो ऊपरी इलाका जो है, ठीक है, वो ऊपरी इलाका से सब बिहार में ही पानी एंटर करता है। और हमारे यहाँ क्या है, ज़मीन वो पक्की मिट्टी है, सोखती नहीं है, इसीलिए बाढ़ का आ जाता है। बहुत ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, MSP ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਚੱਕਰ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ, 95 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਠ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੱਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੱਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਨਾਲ, ਗੋਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, MP, ਆਂਧਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ जो व्यापारी है, जो कारपोरेट है, वो सिर्फ कारपोरेट है,
ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤੀਸ਼ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਜ਼ਬੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਨਜੀਤ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ।